आज हम एक नया टॉपिक स्टडी करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, और इससे रिलेटेड हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी काफ़ी डिटेल में स्टडी किया था। अब उस टेक्नोलॉजी के क्या प्रैक्टिकल यूजेस हैं या एप्लीकेशंस हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग का एग्रीकल्चर में क्या फ़ायदा है। ये जानने से पहले हम एक टर्म डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन। वो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? 1950 से 1960 के बीच में नॉर्मन ई बोरलॉग जो कि साइंटिस्ट थे, उनने ऐसी वीट की वैरायटी इन्वेंट की, हाइब्रिड वीट वैरायटी बनाई जिससे प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज़ हुआ था, क्योंकि पॉपुलेशन भी काफ़ी इंक्रीज़ थी। तो दैट वाज द डिमांड ऑफ द डे कि हमें बहुत ज़्यादा फूड की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी थी। सेम वर्क वाज डन बाय डॉक्टर स्वामीनाथन इन इंडिया। लेकिन ओनली एक प्लांट की स्पीशीज़ या ब्रीड का हम हाइब्रिड बना देते हैं, उससे उतनी प्रोडक्शन नहीं मिलती जितनी हमारी ज़्यादा डिमांड थी। इसलिए हमें उस हाइब्रिड वैरायटी के साथ कुछ केमिकल ट्रीटमेंट जैसे कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स भी सप्लीमेंट उस टाइम करने पड़े, जिससे प्रोडक्शन हमारी सक्सेसफुल होती। लेकिन हमने देखा है कि इन केमिकल्स के बहुत नुकसान भी होते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी पे भी ये हैम्पर करता है, वहाँ के माइक्रोफ्लोरा को भी इन्फेक्ट करता है, वाटर में चला जाए तो वाटर पॉल्यूशन भी करता है। इसलिए हमने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, स्पेसिफिकली द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए, जीएमओ जिसे कहते हैं, और उससे फूड प्रोडक्ट्स हमने प्रोड्यूस किए। अब यहाँ देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड प्रोडक्ट हैं वो किन किन कारणों के लिए हमने बनाए थे। सबसे पहला एग्जांपल है गोल्डन राइस का। नॉर्मली आप देख सकते हैं कि हमारा जो राइस है वो वाइट कलर का होता है, पर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो राइस है वो गोल्डन कलर का है। इसी से इसका नाम निकला है गोल्डन राइस। अब इसमें हमने जेनेटिक मैनिपुलेशन करके क्या किया है वो आप देखिए। नॉर्मल जो आपका वाइट राइस है उसका आप जीन देखिए, उसमें हमने डैफोडिल जो एक फ्लावर्स होते हैं उसके जीन को और बैक्टीरिया के जीन को इनकॉर्पोरेट किया, और ये दोनों मिलके बनाते हैं बीटा कैरोटीन, विच इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें डैफोडिल्स है उसके जीन को लिया, बैक्टीरिया एरवीनिया के जीन को लिया, प्लाज्मिन में इनकॉर्पोरेट किया विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसको इंड्यूस किया एग्रोबैक्टीरियम में, और इस एग्रोबैक्टीरियम को फिर हमने इन्फेक्ट किया जो राइस के एम्ब्रियो थे उसमें, और राइस के एम्ब्रियो ने वो डीएनए इनकॉर्पोरेट अपने अंदर कर लिया। और अब क्या होगा कि इस राइस को हम जब खाएंगे तो बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी में जाएगा, विच इज़ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, और हमारे गैस्ट्रिक कंडीशन में वो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम ये जानते हैं कि विटामिन ए कितना असेंशियल है हेल्दी स्किन के लिए, फॉर द आइज़। तो ये भी एक तरीका था जिससे हम फूड को इस तरह से हम लें जिससे हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हमारी बॉडी की चली जाए। सेकेंड एग्जाम्पल है सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स। बहुत जगह हम देखते हैं प्लांट्स अच्छे से इसलिए नहीं उग पाते, यील्ड इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि वहाँ की सॉइल की सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम जो सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट है उसके जीन्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर दें उन प्लांट में, जैसे कि अरेबिडोसिस के केस में आप देखिए यहाँ पे हमारा NH5 जो है ये जीन हमने इनकॉर्पोरेट किया था इसमें, और ऐसे ही हमने सोलिनम में LeNX2 को इनकॉर्पोरेट किया। ये सॉल्ट टॉलरेंट जीन्स हैं, और इनको जब हमने इनकॉर्पोरेट किया तो हमने देखा इवन सॉल्ट, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में भी ये प्लांट सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है ड्रॉट टॉलरेंस प्लांट्स, क्योंकि हमने बहुत सी जगहों में देखा है कि सफिशिएंट वाटर भी नहीं होता, बहुत ड्राउट, सूखी कंडीशन हो जाती है। तो अगर हम ऐसे प्लांट्स को लें जो ड्रॉट टॉलरेंट है,
यहाँ हमने कंपेयर भी किया दो प्लांट्स को कि एक प्लांट है जो ड्रॉट इनटॉलरेंट है, ये ज़्यादा सूखे कंडीशन को नहीं टॉलरेट कर पाता, और दूसरा ड्रॉट टॉलरेंट है। तो जो ड्रॉट टॉलरेंट है उसके अगर हम उस जीन को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लें जो उसे ड्राउट से रेजिस्टेंट देता है और दूसरे प्लांट में इनकॉर्पोरेट कर दें, तो उसमें भी वो टेंडेंसी आ जाती है टू सर्वाइव इन हाई ड्राउट कंडीशन। तो ये भी एक एप्लीकेशन है जेनेटिक इंजीनियरिंग की इन मेकिंग न्यू प्लांट स्पीशीज। इसके अलावा इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसे कि बीटी कॉटन। B stand for the genus Bacillus and T for the species Thuringiensis। ये हमने अपने लास्ट वीडियो में भी किया था कि कैसे हमारे जो बॉलवॉर्म्स होते हैं वो कॉटन के फ्लावर कंडीशन को या उसके फ्रूट कंडीशन पे अटैक करते हैं, उनको खा जाते हैं और बहुत ज़्यादा यील्ड में लॉस होता है इसका फार्मर का। तो इसको कोप अप करने के लिए हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ किया और ये बैक्टीरिया है बैसिलस थूरिनजेनेसिस यूज़ किया। इसके अंदर एक क्राई जीन होते हैं जो कि ये बीटी टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं। ये टॉक्सिन बहुत स्पेसिफिक होते हैं इन माइक्रोब्स के लिए। तो अगर ये टॉक्सिन्स हम विद द हेल्प ऑफ दिस बैक्टीरिया प्लांट में इनकॉर्पोरेट करते हैं जैसे कि कॉटन, तो उसमें ये टॉक्सिन एक्सप्रेस होकर प्रोटीन्स भी रिलीज़ होंगे। अब ये प्रोटीन्स क्या करेंगे, जब आपके बॉलवॉर्म के लार्वा इन्फेक्ट करेंगे इस प्लांट को खाएंगे तो इनके गैस्ट्रिक ट्रैक में जाएंगे और ये इनएक्टिव टॉक्सिन एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके इंटेस्टाइन में वो क्या करेंगे, इंटेस्टिनल वॉल में टॉक्सिन बाइंड कर जाएंगे और बाइंड करने के बाद आयंस अंदर आने लग जाएंगे, उनके साथ वाटर भी इम्बाइब होगा जिससे कि सेल की लाइसिस हो जाएगी और लार्वे डेड हो जाएगा। तो ये भी बहुत इको फ्रेंडली वे है, ना तो हार्मफुल केमिकल्स जैसे पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स हमें यूज़ नहीं करनी पड़ी और एक बहुत ही इको फ्रेंडली वे से हम जो भी डिज़ायर्ड इंसेक्ट है उसको इनहिबिट कर सकते हैं। और इसका ये भी फ़ायदा होता है कि बहुत स्पेसिफिक होता है किसी भी माइक्रोब्स के लिए। तो नॉन स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि अगर उस पार्ट को कोई और जानवर कंज्यूम कर ले या हम कंज्यूम कर लें तो हमें कोई नुकसान भी नहीं होता इसका। इसके अलावा नेक्स्ट एप्लीकेशन है इन बायो पेस्टिसाइड्स। अब पेस्ट को भी इनहिबिट करने के लिए हमने ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए हैं जैसे कि ट्रांसजेनिक स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी को हम देख सकते हैं यहाँ पे कि डिफरेंट बग्स हैं, पेस्ट हैं, ये इन्फेक्ट करते हैं। यहाँ आप इसमें देख सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे डिफरेंट बग्स हैं इसको इन्फेक्ट कर रहे हैं। अगर मान लो मैं इस एक पर्टिकुलर बग को लेती हूँ, ये जो आपके स्ट्रॉबेरी को इन्फेक्ट कर रहा है, इसका हम क्या करेंगे, इसको अगर मुझे प्रिवेंट करना है तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसके 2 कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड मैं प्रोड्यूस करूँगी और उसे इंट्रोड्यूस करेंगे एग्रोबैक्टीरियम में, किसी भी डिजायर्ड बैक्टीरिया में, और इस प्लांट में ट्रांसफेक्ट करेंगे ताकि इस प्लांट में वो आपका जीन इनकॉर्पोरेट हो जाए। अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मैंने इस प्लांट में डाल दिया था, जब ये इंसेक्ट इस स्ट्रॉबेरी पार्ट को खाएगा चाहे लीव्स या फ्रूट, तो वो जेनेटिक मटेरियल इसके गट में जाएगा और यहाँ आप देख सकते हैं कैसे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आ गया है। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट ओनली इन द गट ऑफ दैट इंसेक्ट, ये है siRNA डुप्लेक्स में टूट जाएगा, सिंगल इनहिबिटरी आरएनएज जो हमारे होते हैं, और विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम एक इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो ये इंसेक्ट के आरएनए स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री है, ये आपका बाइंड कर जाएगा। और आपने देखा होगा जैसे हमारा डीएनए जनरली बनता है तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, ओनली एक डीएनए स्ट्रैंड से आरएनए बनता है और उसी से प्रोटीन बनता है। पर सोचिए अगर दोनों आरएनए हमारे जो स्ट्रैंड्स हैं वो अगर ऐसे बाइंड हो जाएंगे, अगर वो प्रोटीन बनने के लिए हमें स्ट्रैंड हमारे सेपरेट हैं ही नहीं, इंटरबॉन्ड है, तो हमारा प्रोटीन भी नहीं बनेगा और उसे कहते हैं जीन साइलेंसिंग। और इस प्रोसेस को कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेयर कर दिया इसका प्रोटीन फर्दर बनने के लिए, जिससे कि वो इंसेक्ट
किल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन है जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेडिसिन में। अब मेडिसिन में हमारी सबसे पहले होता है एडिबल वैक्सीन। वैक्सीन आप जानते हैं कि किसी भी एंटीजन को अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म में इंड्यूस करते हैं और उससे एंटीबॉडीज़ बनाते हैं तो हम उसे कहते हैं दे आर मेकिंग अ वैक्सीन। एडिबल का यहाँ मतलब क्या है कि हम कोई ऐसे अपने फूड प्रोडक्ट में ये एंटीजन इनकॉर्पोरेट कर दें जो हमारी बॉडी के अंदर जाएं और उसके बाद नेचुरली हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक वायरस है, जैसे हर एक माइक्रोब्स है तो उसके बाहर कुछ प्रोटीनिशियस पार्टिकल होते हैं जिनको हम कहते हैं उनके एंटीजन। तो मानिए GP5 है ई प्रोटीन, मान लो इसके अगेंस्ट मेरे को एंटीबॉडीज़ बनानी है, तो मैं उस स्ट्रक्चर जीन्स को लेके एक पर्टिकुलर वेक्टर में इनकॉर्पोरेट करूँगी और वो एग्रोबैक्टीरियम में इंसर्ट करेंगे। अब ये हमारा जीन आ गया जिसके अगेंस्ट मेरे को एंटीबॉडीज़ बनानी थी, इसको मैं इन्फेक्ट करूँगी बनाना के एम्ब्रियोनिक सेल से। अब ये एग्रोबैक्टीरियम कुछ होंगे जो ट्रांसफेक्ट करेंगे, तो कुछ प्लांट्स में वो जीन इनकॉर्पोरेट होगा, कुछ में नहीं। उसको मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँगी और उसके बाद हम उसमें देखेंगे कि किस लेवल पे एंटीजन एक्सप्रेस हो रहा है। उस डिज़ायर्ड पार्ट को लेके हम इन सॉइल उसको ग्रो करेंगे। अब ये जो बनाना प्लांट आया इसमें वो जीन इनकॉर्पोरेटेड है, इसका मतलब इसके प्रोटीन में भी वो पर्टिकुलर एंटीजन होगा जो इस वायरस का था। अब उस बनाना को अगर हम कंज्यूम करेंगे तो उस बनाना को खाने के बाद वो एंटीजन हमारे अंदर एक्सप्रेस होंगे और नेचुरली हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाएंगी। सो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग एडिबल वैक्सीन। सेकेंड है जेनेटिकली इंजीनियर्ड हार्मोन। जैसा कि यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं इंसुलिन का। इंसुलिन को सबसे पहले डिस्कवर किया था फ्रेडरिक सेंगर ने, जिसके स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया था उनने पिग इंसुलिन से, और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1958। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो इनने पिग इंसुलिन डिस्कवर किया था इसमें दो चेन है। एक ए चेन है जो 21 अमीनो एसिड की है और दूसरी बी चेन है जो 30 अमीनो एसिड की है। और इसी का स्ट्रक्चर अगर हम ह्यूमन इंसुलिन में देखें तो ह्यूमन इंसुलिन में सेम वैसे एक ए चेन है, बी चेन है और एक एक्स्ट्रा सी चेन है जो ए और बी को कनेक्ट कर रही है, और एक एन टर्मिनल पे सिग्नल पेप्टाइड है। इसको हम कहेंगे प्री प्रो इंसुलिन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रीट होने के बाद ये एन टर्मिनल सिग्नल अलग हो जाएगा और हमें मिलेगा प्रो इंसुलिन। और फाइनली गोल्जी एपरेटस के ट्रीटमेंट के बाद ये सी पेप्टाइड हट जाएगा और ए और बी पेप्टाइड मिलके फंक्शनल इंसुलिन बनाती है। तो यहाँ से हमें इंसुलिन का स्ट्रक्चर पता लग गया। ये वो एंजाइम है जो हमारे शुगर को मेटाबोलाइज करने में हमें हेल्प करती है। अब जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें ये एंजाइम नहीं बनता, तो इस मैकेनिज़्म को, इस स्ट्रक्चर को हमने देखा इंसुलिन का कि कैसे ए और बी चेन मिलके ये फंक्शनल इंसुलिन बनाती है। और इस मैकेनिज़्म को ध्यान में रखते हुए अमेरिकन कंपनी है एली लिली, उनने इस तरह से ए और बी चेन आर्टिफिशियली सिंथेसाइज की और उससे इंसुलिन हार्मोन बनाया आर्टिफिशियली, जो डायबिटिक पेशेंट यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इनने कैसे बनाया। इनने दो डिफरेंट प्लाज्मिड ले लिए, एक में ए सब यूनिट इनकॉर्पोरेट की जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है उसकी विसिनिटी में और उसके प्रोमोटर में, और दूसरे में बी सब यूनिट इंसर्ट की, और इन दोनों को ट्रांसफॉर्म किया ई कोलाई बैक्टीरियम में। अब ई कोलाई के साथ ये मल्टीप्लाई किया और ए और बी प्रोटीन बने। फाइनली हमने इस प्रोटीन को केमिकली ट्रीट करके इसके गैलेक्टोसाइडेज पार्ट को हटा के और ए और बी जो यूनिट है उसको क्लब करके फंक्शनल इंसुलिन बना लिया। तो इस तरीके से हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हेल्प से आर्टिफिशियली हम हार्मोन्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट यूज़ है इन जीन थेरेपी। थेरेपी जनरली होता है ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिसीजेज। तो यहाँ हम कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई हमारा जीन फंक्शनल नहीं है, काम नहीं करता,
तो उसमें फंक्शनल जीन इनकॉर्पोरेट करके उस पर्टिकुलर जीन का काम हम रीस्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस ह्यूमन बीइंग में कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर जीन फंक्शनल नहीं है जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन या हार्मोन बनाता है, तो हम उस केस में क्या करेंगे कि उस ह्यूमन बीइंग का सेल रिमूव करके, और यहाँ लैब में कुछ वायरसेस हैं, उसका टॉक्सिसिटी कॉजिंग जो पार्ट है, एंटीजेनिक पार्ट, उसको निकाल देंगे, इसे डिसार्म कर दिया वायरस को, और इसमें वो जीन इनकॉर्पोरेट कर दिया जिसका हमें फंक्शन इस ह्यूमन बीइंग पे चाहिए, इसे इंसर्ट किया वायरस में, और फिर इन सेल से उस वायरस को इन्फेक्ट किया। अब ये जीन इनकॉर्पोरेट हो गया इन सेल में, तो इसको इंजेक्ट किया इस ह्यूमन बीइंग में, और अब ये ह्यूमन बीइंग वो फंक्शन डिजायर्ड प्रोटीन या हार्मोन बनाने के लिए सक्षम है। ये बात हम एक एग्जांपल के हेल्प से बताते हैं। जीन थेरेपी हमारी फर्स्ट टाइम यूज़ हुई थी 1990 में एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल में, जो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम नहीं बना सकती थी, उसकी डेफिशिएंसी थी उसकी बॉडी में। ये एंजाइम बी और टी सेल्स बनाने में बहुत हेल्पफुल है, तो उसकी डेफिशिएंसी से बी और टी सेल्स नहीं बनते, जिसकी वजह से SCID सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है, विच इज़ वेरी हार्मफुल। तो इसमें हमने जीन थेरेपी का यूज़ किया, और एक बैक्टीरियम में हमने ADA का जो फंक्शनल जीन है वो इनकॉर्पोरेट करके इन द सिमिलर वे वायरस को इनएक्टिवेट कर दिया, डिसलेबल कर दिया, और इनको इन्फेक्ट किया। अब ये जीन जब वायरस में इनकॉर्पोरेट हो गई, तो हमने वो टी सेल्स लिए जिसमें ADA जीन फंक्शनल नहीं थे पेशेंट से, और इन वायरसेस को उन पर इन्फेक्ट करवाया, जिससे क्या है कि हमारे सेल में वो जीन्स आ गए। उन सेल को हमने अच्छे से कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया, और फिर इस अल्टर जीन को इम्प्लांट कर दिया इन दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। अब वो चाइल्ड में वो जीन आ चुका है जो एंजाइम प्रोड्यूस करे, वो एंजाइम भी प्रोड्यूस हुआ, और क्लिनिकली दिस थिंग हैड बीन ट्रीटेड वेरी वेल। नेक्स्ट हमारा है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी बहुत हेल्प होती है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। अब डायग्नोसिस में आप देखिए कि अब हम जनरली क्या करते हैं कि कोई भी डिजीज़ हमें जब हो जाती है, डेवलप हो जाती है, तब हम उसे डिटेक्ट करते हैं। पर यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम क्या है किसी भी डिजीज़ को बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। उसका एक टूल है PCR, जो कि हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें हम डिज़ायर्ड DNA लेंगे, उसमें कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमर ऐड करेंगे, और उसके बाद उसको इलोंगेट करते हैं। तो थोड़े से ही DNA से हमें बहुत ज़्यादा मिलियन ऑफ कॉपीज़ मिल जाती हैं। अब देखिए इसमें हम पैथोजन को डिटेक्ट करने के लिए कैसे हेल्पफुल है ये। हमारे पास हम एक माइक्रोचिप लेंगे जिसमें हम पैथोजन के स्पेसिफिक DNA को ऐड कर देंगे, और PCR से हम जो भी पेशेंट है उसके हम जीन को आइसोलेट करेंगे, एंटीजेनिक पार्ट अगर उसमें कुछ होता है तो, और उसको डिफरेंट एंजाइम से ट्रीट करेंगे, और उसके बाद हम क्या है उस जीन को बहुत एम्पलीफाई करेंगे। अब ये क्या है, अलग अलग DNA स्ट्रैंड है, देखिए कोई येलो है, कोई ग्रीन है, मीन्स हो सकता है ये इंसान डिफरेंट डिफरेंट एंटीजेनिक से इन्फेक्टेड हो, उसी के स्पेसिफिक अलग अलग फ्लोरेसेंट डाई होंगी। अगर हमने जिस हम एंटीजन पैथोजन को डिटेक्ट कर रहे हैं उसकी ये DNA है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग अगर इसमें एंटीजन पेशेंट में प्रेजेंट होगा तो वो बाइंड कर जाएगा, और बाइंड करने के बाद उसकी फ्लोरेसेंट डाई भी उससे कनेक्ट हो जाएगी जो भी एंटीजन है। तो फिर हम अगर कंप्यूटर में देखेंगे तो हमें इस तरह के कुछ कलर्ड लाइट्स दिखेंगी, फ्लोरेसेंट लाइट, जो हमें बताती हैं कि वो पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंट तो है ही, बाकी उसकी कलर इंटेंसिटी से हमें ये भी पता लगता है कि वो कितनी मात्रा में उस इंसान में प्रेजेंट है, मतलब डिजीज़ कॉज करने के लिए कितना सक्षम है, किस लेवल तक पहुंच गया। और अगर हम दो एंटीजन का चेक कर रहे हैं तो दोनों के अलग अलग कलर से हम एक उसमें दोनों भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से PCR रिएक्शन से हम एक डिज़ायर्ड एंटीजन की प्रेजेंस, अभी देखो एंटीबॉडी भी नहीं बननी शुरू हुई, सिर्फ एंटीजन की प्रेजेंस पेशेंट में डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी है हमारी एलाइजा टेक्निक। इसमें भी हम ह्यूमंस के एंटीजन को टेस्ट करते हैं। मान लो जो भी हमें डाउटेड एंटीजन किसी ह्यूमन बीइंग में लगता है,
तो हम क्या करेंगे, जो एलाइजा प्लेट है उस पर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी कोट करेंगे, फिर उस ह्यूमन का सैंपल उसमें लोड करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, फिर उसे वॉश कर देंगे ताकि अनवांटेड जो एंटीजन्स हैं वो रिमूव हो जाएं, और फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी उसमें ऐड करेंगे। क्योंकि देखिए कोई भी एंटीजन उसमें एक ही तो एपिटोप है नहीं, एक एपिटोप से स्पेसिफिक तो नीचे वाली एंटीबॉडी है, जो दूसरे और कोई एपिटोप में उनकी स्पेसिफिक हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड की, और ये सेकेंडरी एंटीबॉडी से बाउंडेड है एंजाइम्स, जैसे कि यहाँ पे बायोटिन हम कह सकते हैं। और फिर हम उसमें ऐड करेंगे पर्टिकुलर सबस्ट्रेट उसी एंजाइम का, जो उसी एंजाइम से रिएक्ट करे। अब क्या है, स्पेसिफिक एंटीजन की प्रेजेंस इस रिएक्शन से कैसे पता लगेगी, उसी एंजाइम के प्रेजेंस में जब सबस्ट्रेट हमने ऐड किया तो एक कलर्ड रिएक्शन आएगा, और उस कलर की इंटेंसिटी से हम बता सकते हैं कि एंटीजन कितनी मात्रा में उस पेशेंट में प्रेजेंट है। तीसरा हमारा मेथड है डीएनए प्रोब। डीएनए प्रोब एक्चुअली क्या होता है कि हमें कोई भी डिज़ायर्ड डीएनए अगर किसी ऑर्गेनिज्म में देखना है तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग डीएनए सेगमेंट हम सिंथेसाइज करें ताकि उस पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस को हम डिटेक्ट कर सकें, उसी को हम कहते हैं डीएनए प्रोब। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो डीएनए सैंपल है उसको हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट किया, फिर सेपरेट कर दिया इलेक्ट्रोफोरेसिस से, और फिर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में सेपरेट कर दिया। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन हमारी क्या होती है, यहाँ पे एक तरह का आप यूँ सोच सकते हैं पेपर सॉर्ट ऑफ ऐसे थिन सा स्ट्रक्चर होता है जिसपे हम अपना डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी ले सकते हैं। अब देखो डीएनए का कोई भी बैंड आता है तो उसका मतलब होता है वहाँ बहुत ज़्यादा डीएनए एक ही साइज़ के प्रेजेंट है, तो उसके हम इम्प्रिंट इस पे ले सकते हैं। जैसे पेजेस पे हम जनरली कई बार कोई फ्लावर बनाते दूसरे पेपर पे इम्प्रिंट नहीं ले लेते हैं, इस तरह से उसको फिर हम डीनेचर करेंगे। डीनेचर करने के बाद डीएनए स्ट्रैंड अलग हो गए, और उसमें हम वो रेडियो एक्टिव प्रोब ऐड करेंगे जिसका हमें डाउटेड है कि वो जीन हमें चाहिए या वो इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। तो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री जो प्रोब है ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड से बाइंड करेगा, हाइब्रिडाइज करेगा, और जब एक्सरे फिल्म्स के अगेंस्ट हम देखते हैं उसे डेवलप करते हैं तो ऐसे बैंड से हमें पता लग जाएगा कि जो हम डीएनए डिटेक्ट कर रहे थे, हमने प्रोब ऐड किया, वो इस ऑर्गेनिज्म में है। अब इस तरह के प्रोब्स हमें कई बार इस तरह भी हेल्प होते हैं कि मान लो कोई इन्फेक्शन है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, या कोई प्लांट स्पीशीज़ है उसको हमें डिस्कवर करना है कि भाई ये अननोन है स्पीशीज़ और उस नोन से कंपेयर करना है, तो इस तरह से हम डीएनए प्रोब्स एक डिज़ायर्ड डीएनए सीक्वेंस की डिटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो हैं जिनके जीन्स को अल्टर कर दिया है, मैनिपुलेट कर दिया है, और कोई दूसरे जीन को हम उसमें एक्सप्रेस कर रहे हो। जैसा कि इसका सबसे पहला एग्जांपल था इन केस ऑफ क्लोन शिप डॉली। इसमें क्या किया था, स्कॉटिश ये जो ब्लैकफेस डोनर था इसका हमने मेमोरी सेल लिया पर इससे न्यूक्लियस निकाल दिया, ओनली साइटोप्लाज्म, और दूसरा फिन सॉर्सेट जो वैरायटी थी उसके मेमोरी सेल से हमने न्यूक्लियस लेके फ्यूज़ करवा दिया। और अब ये जो हमें एम्ब्रियो मिला है इसे ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक ग्रो करके सरोगेट मदर में इंड्यूस किया, लेकिन हमें जो ईव मिला, नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग मिला डॉली, वो फिन डॉर्सेट जैसा था, जबकि उसके पेरेंट्स तो स्कॉटिश ब्लैक फेस के थे। तो यहाँ एक तो हमारी टर्म आई क्लोनिंग कि हमने आइडेंटिकल वैसा ऑफस्प्रिंग बना लिया। दूसरा हमें कंसेप्ट ये मिला कि जिसका हम न्यूक्लियस इंड्यूस करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक तो उसकी ही आती है। तो इससे हमें क्या आइडिया मिला कि हम अगर कोई डिज़ायर्ड जीन एक्सप्रेस करना चाहते हैं किसी दूसरे रिलेटेड स्पीशीज़ में तो बहुत इजीली एक्सप्रेस हो सकता है। इसी को यूज़ करके काऊ में एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जैसे अब ह्यूमंस में कोलेस्ट्रॉल में आप देखिए बहुत ही हाई प्रोटीन होते हैं, तो उस पर्टिकुलर जीन को काऊ में एक्सप्रेस किया गया और काऊ के मिल्क में हमने देखा वो प्रोटीन सफिशिएंट मात्रा में मिला, विच कैन बी इजीली गिवन टू दोज चाइल्ड हुज मदर कांट फीड द चाइल्ड। तो इस तरह से एक्सप्रेस करके हमने उस जीन को किया।
इसके अलावा अभी आप जैसे देखते हैं कोरोना वायरस वगैरह केसेस हैं, तो हम ह्यूमन बींग्स पे तो डायरेक्टली किसी भी वैक्सीन या किसी भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, ह्यूमन कान भी एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स ना। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, माउस में या किसी और किसी भी एनिमल में वो जीन इनकॉर्पोरेट कर देते हैं वायरस का, और फिर उसमें जो बदलाव आते हैं और हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वैक्सीन दे रहे हैं, उसका क्या रिएक्शन है, इस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर वेरी यूजफुल इन दिस एस्पेक्ट। अब ये देखिए, हमने देखा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करके हमने प्लांट्स को अल्टर कर दिया, एनिमल्स को अल्टर कर दिया, बहुत से बदलाव जो नेचुरली नहीं हो रहे हैं पर हमने किए। तो इनसे रिलेटेड कुछ एथिकल इश्यूज भी हम हैं जो देखते हैं कि ये हमारे लिए कितने गुड हैं और कितने बैड हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जैसे बायो पेटेंट्स है। अगर बायोलॉजिकल चीज़ है, जैसे कोई जैसे ब्रेसिका है, कोई एक फैमिली है, उसको अगर कोई कंट्री पेटेंट कर देती है तो बाकी कंट्रीज़ तो उस फ़ायदे से बिल्कुल वंचित रह जाती हैं, दे कांट गेट बेनिफिट आउट ऑफ दैट। तो इसलिए बायो पेटेंट्स का नुकसान भी है। उसके अलावा बायो एथिक्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अभी एनिमल्स को कैसे यूज़ करें, जस्ट लाइक अ मशीन। मीन्स कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ उसको अल्टर कर रहे हैं, हम में कोई डिजीज़ है, उसके जीन्स उनमें इंड्यूस करके उनको वो पेन दे रहे हैं। एट द सेम टाइम हम एक स्पीशीज़ की जीन दूसरे में इंड्यूस कर रहे हैं, तो उनकी इंडिविजुअलिटी को भी हैम्पर कर रहे हैं। तो ये इश्यूज़ भी थे ऑफ कंसर्न। तीसरा था बायो पायरेसी। अब कई बार क्या होता है, डेवलप्ड कंट्री से साइंटिस्ट आके और दूसरी कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री है या जिनको कई बार इन चीज़ों का नहीं पता लगता है कि पीपल यूज टू कम एंड कलेक्ट द बायोलॉजिकल स्पीशीज फॉर्म ऑफ सीड्स और एनी अदर थिंग, ले जाते हैं उन कंट्री से और अपनी कंट्री में जाके उसको पेटेंट करवा देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया में ओरिजिन है बासमती राइस का, पर यहाँ पे कुछ अमेरिकन कंपनीज आई, यहाँ से सीड्स लेके गई, वहाँ की वाइल्ड वैरायटी से फर्टिलाइजेशन करवाई और उसके बाद उस बासमती को अपना ही नाम दे दिया, जबकि वो हमारे यहाँ से इंडिजीनियस वैरायटी थी। अब हम वो बासमती इंडिया में उनकी परमिशन के बिना नहीं ग्रो कर सकते। सेम इज़ द थिंग विद नीम, जो हमारे यहाँ काफ़ी सालों से मेडिसिनल यूज़ में होता था, उसको भी दूसरी कंट्री ने जाके अपने मेडिसिनल बेनिफिट के लिए पेटेंट करवाने की कोशिश की। तो ये सब वो इशू हैं जिन पे हमें बहुत ध्यान देना है। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बनाई, जो इन सब चीज़ों पे ध्यान दे सके। और एट द सेम टाइम इंडियन पार्लियामेंट भी अलग अलग टाइम पे अमेंडमेंट्स देती रहती हैं इंडियन पेटेंट्स बिल के, जिससे इन पेटेंट्स पे और इन बायो पेटेंट्स, बायो एथिक्स, बायो पायरेसी पे कंट्रोल हो सके।